हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रिकंडीशनिंग ऑफ इंसुलेशन। देखो, रिकंडीशनिंग ऑफ इंसुलेशन का मतलब क्या होता है ये समझना। रिकंडीशन, कंडीशन मतलब तो कंडीशन हो गया, री मतलब पुनः कह लो, तो पुनः कंडीशन में लाना, इंसुलेशन को पुनः कंडीशन में लाना ही क्या कहला रहा है, रिकंडीशनिंग। मतलब ये समझ लीजिए कि स्टार्टिंग के टाइम में, मतलब जो इंसुलेशन आपने यूज़ किया था अर्थात वो गुड कंडीशन में था, तो फिर से हमें उस गुड इंसुलेशन को उसी के कंडीशन में लाना है, मतलब अच्छे कंडीशन में लाना है। तो हमें क्या क्या मतलब करना चाहिए, ठीक है। अब देखो, इंसुलेशन क्या हो सकता है ना, डस्ट वगैरह से कहीं कलेक्ट हो गया, मॉइस्चर वहाँ मौजूद हो गया, या वाइब्रेशन वगैरह होने से क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, हो सकता है, ऐसा है ना। तो मान लो कहीं पे वेंटिलेटिंग रहता है, कहीं पे मतलब ताकि जो एयर कूल्ड होगा उसमें तो वेंटिलेटिंग दिया होता है, हर जगह होल बना होता है। मान लो वो होल ब्लॉक हो चुका है, जो छिद्र बना हुआ है वो ब्लॉक हो चुका है, तो वहाँ तक क्या होगा, हवा जाएगा ही नहीं जाएगा तो हीटिंग होगा, हीटिंग की वजह से फिर डैमेज हो सकता है इंसुलेशन। समझ रहे बात को। तो जो मतलब होता है, जो डैमेज कर सकता है इंसुलेशन को, उसको हटाना, ठीक ना। जैसे कि लंबे टाइम तक आपने किसी भी मशीन को यूज़ में रखा है, लंबे समय तक मशीन ऑपरेटिंग कंडीशन में है, और इंसुलेशन वगैरह पे मान लो डस्ट वगैरह जमा हो गया है, डस्ट वगैरह क्या हो गया, जमा हो गया, तो उससे आप डस्ट, तो उसका इंसुलेशन तो कम जाएगा। तो फिर उस इंसुलेशन को बेहतर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस इंसुलेशन को बेहतर करने के लिए उस डर्ट वगैरह जो है उसको क्या होना, जमा, मतलब जो जमा हो गया है उसको हटाना पड़ेगा, डर्ट जो है हटाना पड़ेगा। और अगर आप डर्ट डस्ट जो भी था आपका उस सब हटा देते हैं आप, तो फिर से वापस हो जाएगा ना जो इंसुलेशन है, वो तो फिर अच्छे कंडीशन में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल में आप ऐसे समझ सकते हैं, बेस्ट में आप देखिएगा पंखा का यूज़ करते हैं, जो सीलिंग फैन होता है ना सीलिंग फैन में आप देखिएगा कभी गर्मी के टाइम में या बरसात के टाइम में आप देखिएगा कि पंखा क्या रहता है, बंद रहता है। बता रहे हैं आपको, यहाँ इंसुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो बरसात के टाइम में क्या रहता है, पंखा बंद रहता है तो उस पर ना धूल जमा हो जाता है, चिपक जाता है धूल जाके। जब गर्मी के टाइम में फिर उसको आप ऑन करोगे ना पंखा को, तो हवा कम देता है, लेकिन जैसे ही उस डस्ट को आप साफ़ करोगे, कंपैरिजन टू डर्टी फिन्स कह सकते हैं, हवा का जो होगा मात्रा बढ़ जाएगा, क्वांटिटी ऑफ एयर जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाता है। समझ रहे बात को। तो जो गंदे कंडीशन में था पंखा और आपने उस गंदगी को साफ़ किया तो हवा क्या हो गया, बढ़ गया। ऐसा एक बार करके देखिएगा, ऑब्ज़र्व करिएगा इस चीज़ को कि हाँ पंखा का मतलब स्पीड भी थोड़ा लगेगा कि वो हाई हो गया, हवा भी आपको अच्छा खासा मिलने लगेगा, तो वो भी है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे आप एसी की बात कर लो, एसी में आप देखिएगा कि वेंटिलेटिंग के लिए, एयर पास करने के लिए उसमें जगह दिया रहता है, वो पूरा ब्लॉक हो जाए तो फिर अंदर हीटिंग ज़्यादा होने लगेगा, है ना। या मशीन कह लीजिए, उसमें भी मान लीजिए कि वो क्या रहता है, एयर कूलिंग रहता है उसमें, तो उसका जो भी वेंटिलेटिंग बना होगा वो सब ब्लॉक हो जाएगा। तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं आप, ब्लॉक हो जाने के बाद हीटिंग वगैरह बढ़ जाएगा, तो वो सब डस्ट वगैरह वो क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। समझ रहे हो। तो फिर वो इंसुलेशन को रिकंडीशन में लाया जा सकता है, पुनः उसके कंडीशन में, गुड कंडीशन में लाया जा सकता है, ठीक। तो पहले आप हेडिंग बना लीजिए, रिकंडीशनिंग ऑफ इंसुलेशन। फेल्योर ऑफ इंसुलेशन टेक्स प्लेस मेनली ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। देखो ये सब चीज़ बताया हुआ है ऑलरेडी। अगर किसी भी इंसुलेशन में मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तब भी डैमेज हो जाएगा, डस्ट अगर वहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तब भी इंसुलेशन डैमेज होगा, डर्ट गंदगी ही एक तरह से कह लीजिए तब भी इंसुलेशन हो जाएगा, एक्सेसिव हीट, एक्सेसिव अधिक अगर हीटिंग होगा तब भी इंसुलेशन डैमेज होगा, क्योंकि इंसुलेशन का रेसिस्टेंस क्या होगा, घटने लगेगा, और जब इंसुलेशन का रेसिस्टेंस घटेगा तो इंसुलेशन डैमेज हो सकता है। एक्सेसिव हीट होने का रीज़न भी हो सकता है, प्रॉपर कूलिंग नहीं मिल रहा है तब भी हीटिंग हो जाएगा, या लोड बढ़ रहा होगा तब भी होगा। तो ये सब देखना, हालांकि लोड बढ़ने का हम रीज़न नहीं देंगे, क्यों यहाँ पे एक्सेसिव हीट होगा, क्योंकि प्रॉपर कूलिंग नहीं है। समझ में आई बात। अब यहाँ पे वाइब्रेशन किसी डिवाइस में होगा, वहाँ इंसुलेशन लगा होगा तो वो डैमेज हो सकता है ऐसा। ओवर वोल्टेज इनटू वाइंडिंग। देखो ओवर वोल्टेज होने का मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, अधिक वोल्टेज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हो सकता है वो इंसुलेशन डैमेज हो सकता है। एजिंग ऑफ इंसुलेशन, माने कि इंसुलेशन बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हो, अभी तक चेंज हो गया, 5 साल हो गए इंसुलेशन यूज़ किए हुए किसी भी मशीन में और चेंज नहीं किया अभी तक, तो उसका क्या होगा, आयु धीरे धीरे घटते जाता है ना। तो वही चीज़ कहला रहा है कि एजिंग ऑफ इंसुलेशन, टाइम उसका जो होगा वह पीरियड, मतलब लाइफ कह लीजिए एक तरह से, उसका क्या होता है, घटते जाता है। समझ में आई बात। तो ये सारे चीज़ हो सकते हैं किसमें, इंसुलेशन में। तो इसको हम रिकंडीशन, इसको अच्छा कंडीशन में कैसे ला सकते हैं, इस चीज़ को समझिएगा। रिमूवल ऑफ अ लूज डस्ट,
सबसे पहले चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, लूज डस्ट। लूज डस्ट माने क्या, कभी आप देखिए जो हवा वगैरह में जो डस्ट रहता है वो आके क्या होता है, चिपक जाता है, वेंटिलेटिंग वगैरह के पास में क्या होगा, जमा हो जाएगा। घर वगैरह में भी देखिएगा गंदगी हो जाता है, जमा हो जाता है, तो उसको क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल में रोज़ घर में झाड़ू मारते हो ना, तो डस्ट निकलता है, रोज़ मारोगे रोज़ निकलेगा, तो वो सब क्या है, लूज डस्ट है, कि किसी तरह से आके वहाँ पे आ गया, और डस्ट मतलब किसी तरह से आ गया जो कि हमें मतलब नहीं चाहिए, तो डस्ट आ गया, तो उसको आप क्या करते हो, साफ़ करते हो। तो भाई घर में रोज़ झाड़ू मारते हो तो देखो डस्ट आपको निकलेगा, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, लूज डस्ट। तो उसी प्रकार से मशीन जो होगा फील्ड में रहता है, मतलब साइड पे कह लो ओपन एरिया में रहता है, तो एयर वगैरह जो होता है उस पर डस्ट रहेगा ही रहेगा, एयर में डस्ट भी रहेगा, मॉइस्चर भी रहेगा, एवरीथिंग कह सकते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं वही डस्ट आके वहाँ पे क्या हो गया, जमा हो गया। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहाँ पे, वहाँ पे भी है, मान लीजिए क्लोज एरिया भी है, तब भी कितना क्लोज रहेगा भाई, कितना क्लोज रहेगा, फिर भी एयर तो अंदर जाएगा, और एयर जाएगा तो इसका मतलब कि डस्ट भी अंदर जाएगा, और डस्ट अगर अंदर जाएगा तो जो वाइंडिंग्स वगैरह है, मान लीजिए ट्रांसफार्मर के कोर हैं या वाइंडिंग्स हैं, उन सब पे तो डस्ट जमा होगा, या मशीन का वाइंडिंग्स वगैरह वो सब तो मैनुअली बनाया जाता है ना, तो उस पर डस्ट वगैरह क्या होगा, जमा तो होगा। तो उस लूज डस्ट को क्या किया जाता है, वैक्यूम क्लीनर के सहारे साफ़ कर दिया जाता है ना, वैक्यूम क्लीनर के सहारे साफ़ कर दिया जाता है। या कहिए कि एक ड्रायर आता है, ड्रायर तो सुखाने के लिए होता है ना, तो मतलब हाँ, उससे जो कंप्रेसर कह लीजिए ना, ड्रायर नहीं, कंप्रेसर भी रहता है। कंप्रेसर के सहारे आप उसमें हवा मतलब दिया जाता है, उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, तो हवा भी क्या करता है, डस्ट को, कभी ऐसा नहीं होता है कहीं धूल जम गया आप फूंकते हो तो वो साफ़ हो जाता है, ऐसा हुआ होगा ना, तो वहाँ पे भी वही चीज़ है, जो भी लूज डस्ट है तो वहाँ फूकना नहीं है, बहुत ज़्यादा डिवाइस रहता है, तो फूक के आप उसको साफ़ नहीं कर सकते, समझ रही बात को। वहाँ पे क्या है, कंप्रेसर यूज़ किया जाता है, या वैक्यूम क्लीनर कह लो, कि वो सारे डस्ट को क्या कहता है, हटा लिया जाता है। आप लोग के घर में भी हो सकता है वैक्यूम क्लीनर गंदगी साफ़ करने के लिए यूज़ करते होंगे, जो भी गंदगी होगा सारा उसके अंदर चला जाता है। तो यहाँ जो भी लूज डस्ट होगा उसको क्या है, कंप्रेसर के सहायता या वैक्यूम क्लीनर के सहायता हम लोग क्या करेंगे, उसको साफ़ कर लेंगे, साफ़ हो जाएंगे। अगर डस्ट साफ़ हो गया तो इंसुलेशन क्या हो जाएगा, फिर से वापस सही हो जाएगा। क्लियर। तो ये हम लूज डस्ट का बात किए। अब मान लो हो सकता है स्टिकी डस्ट बोल सकते हैं, या इनक्रस्टेड डस्ट होता है। स्टिकी माने चिपक जाना। देखो ऐसा समझना कि घर में, देखो बेस्ट बताते हैं, घर में अगर लाइटर यूज़ किए होगे ना, तो उसको काफ़ी टाइम से अगर उसको आप साफ़ नहीं किए, उसमें देखना कि चिपचिपा टाइप से जमा हो जाता है, मतलब वो डस्ट ही रहता है। या कुछ ऐसा देखना, बर्तन भी उसको बहुत टाइम तक आप उसको मतलब छोड़ दिए, उसको धोए तक नहीं हो आप, तो उस पर ना डस्ट जमा हो जाएगा, और मतलब गंदगी उस पर जमा हो जाता है, और वो चिपचिपा टाइप होता है, स्टिकी हो जाता है। तो उसको भी क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है, नहीं किया जाता है, उसको स्क्रैपर की सहायता से आप साफ़ करते हो। भैया वाइंडिंग पे मान लो जमा हो गया, तो उसमें हम पानी जो धोएंगे उसको स्क्रैपर की सहायता से क्या करते हैं हम लोग, फाइबर स्क्रैपर रहता है, उसको हम क्या करते हैं, उससे साफ़ कर देते हैं। तो ये किसके लिए होगा, स्टिकी के लिए, वो भी चिपक जाता है कह लीजिए। समझ में आई बात। तो वो डस्ट के लिए बोले। पहले हम देख लेते हैं लूज डस्ट के लिए। देखिए लूज डस्ट विच इज एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ वाइंडिंग in the ventilating ducts etc. can be removed by application of a compressed air at about 2.1 to 2.1 kg per centimeter from a portable vacuum cleaner। देखो जो डस्ट है, लूज डस्ट है, वो जो डिवाइस के ऊपर जमा हो गया, उसके सरफेस के ऊपर जमा हो गया है, या आप कह सकते हैं जो डक्ट्स बना था जिसके थ्रू की एयर पास हो सकता था, बाहर से अंदर जा सकता है और अंदर से बाहर हो सकता है, उस पर डस्ट जमा हो गया, तो एयर का जो ट्रांसमिशन होगा वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, वही जो है डक्ट्स के में जो धूल जमा हो गया उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, माने कि हटाते हैं। कैसे हटाते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर हम वहाँ पे देते हैं कितना भैया, तो 2.1 kg से लेके 2.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ किसका, वैक्यूम क्लीनर, है ना। उसको हम क्या करेंगे, डस्ट को साफ कर देंगे। जैसे ही डस्ट खत्म हो जाएगा, डस्ट साफ होगा, फिर क्या होगा, मतलब फ्रेश हो जाएगा। जैसे कि आप कपड़ा पहनते हो, शर्ट पहनते हो, अगर उसी को आप सोचो 20 दिन तक पहन कर रखो, गंदा होगा कि नहीं होगा, गंदा होगा ना। और उसको फिर क्या करो, आप साफ़ कर लो, साफ़ करोगे तो फिर वो नया जैसा लगने लगेगा, है ना। तो वही चीज़, गंदगी को आप जैसे ही उसमें शर्ट से आपने जो भी शर्ट गंदा था उसको आपने साफ़ किया तो वो नया हो गया, मतलब पुराने कंडीशन में आ गया ना जी। तो उसी प्रकार से ये धूल जो है या डस्ट जो है ये जमा हो गया है वाइंडिंग्स के ऊपर में या उसके डक्ट्स में, तो उसको अगर आप निकाल दोगे तो फिर से क्या हो गया, वो वापस अपने कंडीशन में आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है कि द ऑपरेटर शुड यूज सेफ्टी गूगल्स एंड डस्ट मार्क्स सो दैट ही कैन वॉक क्लोज टू द जॉब। देखो यहाँ कहने का क्या मतलब है,
चूंकि यहाँ पे लूज डस्ट है तो लूज डस्ट उड़ेगा भी। एग्जाम्पल समझ लो, घर में कभी दिवाली वगैरह में आप लोग साफ़ सफाई करते होगे तो वहाँ पे आप देखना कि साफ़ सफाई करने के टाइम में आप क्या करते हो, अपने नाक वगैरह को मतलब कपड़े के सहारे बांध देते हो, मतलब पैक कर लेते हो कि धूल जो है अंदर ना चला जाए मेरे, करते हो ना सेफ्टी के लिए। तो जो वहाँ पे वैक्यूम क्लीनर को ऑपरेट करेगा वहाँ तो कोई आदमी ही ऑपरेट करेगा ना। अगर अभी ऑटोमाइजेशन रहेगा तब तो अलग बात है भैया, लेकिन जहाँ मैनुअली काम होता है वहाँ तो आदमी ऑपरेट करेगा, कोई वर्कर रहेगा। तो उसको गूगल्स या फिर मास्क वगैरह यूज़ करना चाहिए ताकि जो डस्ट होगा ऐसा ना कि उसके अंदर चला जाए और वो बीमारी से ग्रसित हो जाए। समझ में आ रही बात? तो जैसे आप दिवाली में घर सफाई करते हो तो उस टाइम में आप कपड़ा वगैरह का इस्तेमाल करते हो, करके अपना नाक मुंह ढक लेते हो कि नहीं बाहर का गंदगी जो है अंदर नहीं आना चाहिए। सिमिलरली उसी प्रकार से जो ऑपरेशन में मतलब फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो भी क्या करते हैं, धूल वगैरह साफ़ करते टाइम में ग्लव्स का इस्तेमाल कर, ग्लव्स का हाथ में ग्लव्स का कह लीजिए, गूगल्स मैंने चश्मा, हाँ गूगल्स का यूज़ कर लेते हैं। और फिर आप कह लीजिए कि मास्क कह लीजिए, है ना, मास्क का भी यूज़ करते हैं ताकि अंदर और उसके अंदर जो है डस्ट वगैरह मतलब अंदर ना चला जाए, ऐसा ना कि कहीं वो बीमारी से ग्रसित हो जाए। ठीक, यही हो गया। मास्क वगैरह यूज़ करता ताकि जहाँ पे क्लोज, जहाँ पे जितना ज़्यादा जॉब मैंने की हो गया, डिवाइस की बात कर रहे हैं, जॉब मैंने क्या हो गया, डिवाइस, मशीन कर लो ना भाई, है ना, मशीन कर लो, मशीन के पास में है ना, तो वो उसको क्या कर सकता है, साफ़ कर सकता है। नेक्स्ट देखिए है आपका दूसरा नंबर है इनक्रस्टेड डस्ट। इनक्रस्टेड डस्ट मतलब होता है स्टिकी डस्ट। स्टिकी मैंने जो चिपक जाता है, समझ में आई बात? अब चिपक जाता है, देखना पंखा पे भी आप कभी देखना ना कि बहुत टाइम तक बंद रहेगा ना तो पंखा पे भी धूल जमा हो जाता है, भैया उसको साफ़ करना पड़ता है, पानी वानी लगा के आप साफ़ करते हो ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि बहुत टाइम तक अगर मान लो रखा हुआ है तो उसके ऊपर डस्ट जमा हो जाएगा और वो चिपक जाएगा उसके ऊपर। तो उसको साफ़ करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको साफ़ करने के लिए मतलब स्क्रैपर का इस्तेमाल किया जाता है और उसको रगड़ के क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे फाइबर स्क्रैपर यूज़ किया जाता है ना, मेटल स्क्रैपर यूज़ नहीं किया जाता। अगर मेटल स्क्रैपर यूज़ करते हो तो हो सकता है ऐसा कि जो इंसुलेशन है वह डैमेज हो जाए। समझ में आई बात? तो ये देख लीजिए, द इनक्रस्टेड और स्टिकी, इनक्रस्टेड को ही हम स्टिकी डस्ट बोलते हैं, विच ब्लॉक्स दी वेंटिलेटिंग डक्ट्स। ये भी क्या कर सकता है, वेंटिलेटिंग डक्ट्स जो होगा ब्लॉक कर देगा, जहाँ से कि हवा आ सकता है उसको ब्लॉक कर दिया है तो हवा ही नहीं अंदर आ पाएगा। कैन बी रिमूव्ड केयरफुली विथ फाइबर स्क्रैपर, उसको जो है जो चिपक गया है ना, उस चिपके हुए डस्ट को हमें क्या करना चाहिए, फाइबर स्क्रैपर की सहायता से रिमूव करना चाहिए या हटा देना चाहिए। अब जैसे ही आप डस्ट को हटाओगे फिर से क्या हो गया, इंसुलेशन अच्छी कंडीशन में आ जाएगा। आगे देखिए, ए मेटल स्क्रैपर कैन डैमेज द इंसुलेशन हैंस शुड नॉट बी यूज। मेटल स्क्रैपर का हम यूज नहीं करेंगे, मेटल स्क्रैपर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है ऐसा कि मेटल स्क्रैपर उसके इंसुलेशन को डैमेज, मतलब कहीं इंसुलेशन फट जाए या फिर किसी प्रकार से डैमेज हो जाए इंसुलेशन, पॉसिबिलिटी है ऐसा, है ना। तो इसलिए मेटल स्क्रैपर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, फाइबर स्क्रैपर का। समझ में आई बात? क्लियर है यहाँ तक? पहले आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए हम लोग देखते हैं ऑयली विस्कस फिल्म्स। जो ऑयली विस्कस रहेगा मतलब कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा बहुत अधिक जमा हुआ, कह लीजिए परत बाय परत कह सकते हैं, लेयर बन गया बिल्कुल गंदगी का, है ना, डस्ट का पूरा लेयर बन गया उसको हम लोग बोले। और जब अधिक लेयर, कभी ट्रांसफार्मर में लीकेज देखे होगे, ऑयल लीक करता है, जहाँ पे देखोगे ना ट्रांसफार्मर का ऑयल लीकेज होता है तो उस ट्रांसफार्मर को कभी देखोगे ना पूरा एकदम विस्कस रहेगा, अर्थात कह सकते हो कि बहुत लेयर दर लेयर वहाँ पे क्या होता है, चिपक जाता है धूल, समझे। तो उसको हमें क्या करना है, साफ़ करना है। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कपड़ा जो होता है ना, लिंट कपड़ा बोलते हैं, छिद्र युक्त, जैसे तौलिया देखे ना, तो तौलिया को उसमें क्या सॉल्वेंट्स को मिला करके उसको साफ़ कर दिया जाता है। कभी ऐसा देखे होंगे कि जैसे पेट्रोलियम का प्रोडक्ट लेके उसको कपड़े में मिला करके और उसको क्या कर दिया जाता है, साफ़ कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि मतलब पेट्रोलियम का ही अधिक सॉल्वेंट यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर अधिक सॉल्वेंट यूज़ करते तो हो सकता है इंसुलेशन डैमेज हो सकता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ये देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है ना, जहरीला कह सकते हो, इसलिए मतलब दूर से ही उसको साफ़ करें तो बेहतर है। क्लियर? देखो यहाँ पे ऑयली विस्कस फिल्म्स, दो ऑयली विस्कस फिल्म्स और स्कम भी बोलते हैं इसको। ऑयली विस्कस फिल्म माने डस्ट का ही बहुत लेयर दर लेयर की बात कर रहे हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, स्कम भी बोलते हैं। शुड बी वाइप्ड डाउन विथ ए पीस ऑफ ए चीज़ क्लोथ, है ना, चीज़ क्लोथ कह लीजिए, वही तौलिया टाइप का छिद्र युक्त रहता है, गूगल कीजिए मिल जाएगा आपको। चीज़ क्लोथ
और लिंटलेस रैग डैप्ड विद अप्रूव्ड पेट्रोलियम सॉल्वेंट। देखो मतलब चीज्ड क्लोथ मतलब हुआ कि वही छिद्रयुक्त मतलब होल तौलिया टाइप से जो रहता है, सूती कपड़ा समझ लो तुम, ऐसा समझ सकते हो, सूती कपड़ा के जैसा रहता है वो, है ना। तो उसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं किस लिए, तो जो मतलब विस्कस फिल्म्स है या विस्कस लेयर जो है डस्ट का, उसको साफ करने के लिए। अब देखो सिर्फ कपड़ा नहीं, वहाँ पे हम पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रोडक्ट लेके यूज़ करते हैं, उसको मिला करके उसको हम क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। जनरली ये भी बोला जाता है, जैसे अब ट्रांसफार्मर के केस में तो जो ऑयल रहता है ना, उसी में भिंगा करके उसको क्या कर लिया जाता है, साफ कर लिया जाता है। क्लियर। हाँ देखो, एक्सेसिव यूज ऑफ अ सॉल्वेंट विल डैमेज द प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइडेड बाय इंसुलेशन वार्निश। जैसे हम मान लो कि उसके ऊपर लेयर चढ़ा हुआ है, मान लो पेंट वगैरह तुम दिए हो और अधिक पेट्रोलियम यूज किए तो पेंट वगैरह क्या होगा, हट जाएगा। पेंट नथिंग बट जो वार्निश होता है ना, या कोर जो मान लो ट्रांसफार्मर का, उस पर पेंट भी डाला जाता है, बहुत माइक्रो में डाला जाता है। या टैंक की बात कर लो, टैंक जो रहता है उस पर भी पेंट चढ़ाया जाता है। अब अधिक पेट्रोलियम मिला के उसको तुम घींच रहे हो तो क्या होगा, पेंट वहाँ से हट जाएगा। होना नहीं चाहिए भैया। पेंट अगर सही तरीके से नहीं किया गया होगा, अगर पेंट में भी टेस्ट किया जाता है, उसके लिए पार्ट पर मिलियन में होना चाहिए वो पेंट, 0.2 माइक्रोन पार्ट पर मिलियन होता है शायद, तो वो भी अगर आपको पेंट भी सही से नहीं करेगा ना, तो ट्रांसफार्मर को रिजेक्ट कर देगा, फिर नहीं ले जाएगा, कस्टमर नहीं ले जाएगा। जैसे आप ही सामान खरीदने जाते हो मान लो, तो थोड़ा सा भी फटा हुआ रहता है कपड़ा वगैरह, तो आप क्या करते हो, उसको नहीं लेते हो ना, मतलब छोड़ देते हो। या कहीं पे कलर भागा हुआ रहता है, थोड़ा सा भी कलर हटा हुआ, नहीं ये चेंज कर दो आप, है ना, ऐसा होता है ना। तो वैसे ही वहाँ पे भी होता है, जो खरीदने वाला होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा चीज़ को चेक करता है, अगर उसमें कुछ भी फॉल्टी पाता है तो बोलता है नहीं लेना। तो इसलिए पेंट वगैरह भी होता है, वहाँ पे टेस्ट किया जाता है उसका भी। तो समझ लीजिए कि वैसा कुछ अगर मान लीजिए कोर के ऊपर वार्निश चढ़ाया रहता है, अब कोर को आप साफ कर रहे हो, साफ करो, बहुत दिनों से कोर का लेमिनेशन जो है रखा है, उसको असेंबल नहीं किए, तो उस पर क्या हो गया, ऑयली विस्कस जमा हो गया, कह लीजिए, मतलब फिल्म्स लेयर बन गया, बहुत सारा लेयर बन गया। अब उसको साफ करना है तो आप क्या करोगे, और कपड़ा जो होता है चीज़ क्लॉथ, उसको आप लीजिएगा और ट्रांसफार्मर को ऑयल में भिगा करके उसको क्या करना है, साफ कर लेना है ना, उसको क्या करना है, साफ करना। ऐसा नहीं कि पूरा रगड़ देना है, रगड़ोगे मान लो तो क्या होगा, वार्निश वगैरह जो चढ़ा हुआ है ना, वो हट सकता है, और हटेगा तो मतलब इंसुलेशन हो सकता है क्या, फेल्योर हो जाए। समझ में आई बात। आगे ध्यान दीजिए, सॉल्वेंट शुड बी यूज्ड विच विल रिमूव ऑयली स्कैम, मतलब यहाँ से ओनली दैट मच सॉल्वेंट शुड बी यूज्ड ओनली यूज्ड विच विल रिमूव द ऑयली स्कैम। उतना ही सॉल्वेंट यूज करो जितना कि वो जो लेयर है बना हुआ वो उसको ख़त्म कर पाए, उसको रिमूव कर पाए। समझ में आएगा, मतलब अधिक नहीं यूज़ करना भैया, उतना ही यूज़ करो कि जितना कि वो रिमूव कर दे डस्ट को। आगे देखिए, दो कह लो या अल्दो कह लो, यद्यपि CCl4, यहाँ पे ध्यान देना, ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, इज एन एक्सीलेंट क्लीनिंग एजेंट, इट शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल बिकॉज इट इज़ वेरी टॉक्सिक। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, कौन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसलिए इसको जितना दूरी से रह के आप मतलब ये डस्ट को साफ कर सकते हो वो बेहतर होगा। समझ में आए, क्योंकि ये जहरीला होता है, अगर मान लो गलती से भी कहीं मतलब अंदर चला गया तो वो क्या होगा, आदमी ही डैमेज हो जाएगा, मर भी सकता है। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब हमारा लास्ट रहता है क्या, क्लीनिंग विथ वाटर। कुछ ऐसा इक्विपमेंट है जिसको कि वाटर के सहारे भी क्लीन किया जाता है। अब उसमें से कौन सा इक्विपमेंट, अब देखो वाइंडिंग बन गया, वो ऐसा मत समझना कि वाइंडिंग को हम वाटर के सहारे क्लीन करेंगे, या फिर आप कह लो किसी का भी, चाहे मोटर का हो, जनरेटर का हो, मशीन का, ट्रांसफार्मर का, किसी का भी वाइंडिंग हम कभी वाटर से साफ़ नहीं करते। जैसे कोई शॉप है, वो ड्राफ्ट बनाता है, वहाँ पे तैयार करता है किसी भी डिवाइस को, उसको क्या करता है, जल्दी से उसको साफ़ कर देता है, साबुन बोल रहा हूँ, पानी और सर्फ मिला के, है ना, पानी सर्फ, डिटर्जेंट उसी को बोलते हैं, सर्फ और पानी मिला के उसको साफ़ कर देता है, फिर धूप में डाल देता है तो वो पूरा क्लीन हो जाता है। ऐसा नहीं बहुत टाइम से रखा हुआ है उसको साफ़ करना है, या जो भी मान लो तुरंत बना के दिया उसको साफ़ किया, तुरंत रखा, सुखा दिया, फिर उसको क्या, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि धूप में नहीं रखोगे तो फिर से डस्ट जमा हो जाएगा, तो उसको क्या किया जाता है, ओवन में डाल दिया जाता है, ओवन में डाल के और उसमें टेम्परेचर दे दिया जाता है, वैक्यूम कर दिया जाता है, टेम्परेचर दे दिया जाता है, तो जो भी मॉइस्चर वगैरह होगा क्या होगा, हट जाएगा, मॉइस्चर वगैरह हट जाएगा, तो वो भी अच्छा हो गया, इंसुलेशन हमारा अच्छा हो जाएगा। बताएंगे आपको इंटरनल मेथड और एक्सटर्नल मेथड की किस प्रकार से हीट के सहारे भी क्या होता है, मॉइस्चर को हटाया जा सकता है। यहाँ देखिए, क्लीनिंग विथ वाटर, क्लीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन विथ अ फ्रेश वाटर एंड डिटर्जेंट। भैया डिटर्जेंट माने क्या होता है, सर्फ, घर में जो आप कपड़ा धोने के लिए यूज़ करते हो ना, फ्रेश वाटर एंड डिटर्जेंट सच एज अ ड्राफ्ट इज डन इन रिपेयर शॉप्स एंड इज रिकमेंडेड फॉर क्लास H इंसुलेशन। ठीक ना, तो ऐसा होता है कि हाँ
ये कह लीजिए कि जहाँ रिपेयर शॉप होता है वहाँ पे ड्राफ्ट किया जाता है और उसमें क्लास H इंसुलेशन दिया जाता है। पढ़ लियोगे टाइप ऑफ इंसुलेशन, उसमें देख लेना। सो द क्लीनिंग शुड बी डन एज रैपिडली एज पॉसिबल। सो उसको जो साफ़ है ना, जितना जल्दी कर सकते हो उसको उतना जल्दी साफ़ कर लेना चाहिए। क्लियर। उसके बाद कह रहा है द मशीन रिंज्ड विथ फ्रेश वार्म वाटर, एक्सेसिव मॉइस्चर वाइप्ड ऑफ विथ क्लीन ड्राई क्लॉथ एंड मशीन बेक्ड इन अ ड्राई ओवन। देखो क्या कहने का मतलब है, वाटर से आपने साफ़ किया, या कह लीजिए गर्म पानी डाल के उसमें फिर सरफ डाल के उसको आपने साफ़ कर दिया। उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा पानी ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप मान लो घर में बर्तन धुलते हो, तो बर्तन धुलते हो तो इसका मतलब क्या हो गया, पानी पूरा निकल जाता है क्या, कुछ ना कुछ ड्रॉप रह जाता है ना बर्तन में, पानी का कुछ ना कुछ ड्रॉप रह जाता है। तो आप क्या करते हो, उसको कपड़ा से साफ़ करते हो, है ना, कपड़ा से क्या करते हो, साफ़ करते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे भी बोल रहा है कि जो मशीन भीगा हुआ रहता है विथ फ्रेश वार्म और वाटर से जो भीगा हुआ है, एक्सेसिव मॉइस्चर जो अधिक उसमें जो पानी रहेगा या मॉइस्चर रहेगा उसको वाइप्ड ऑफ करेगा, मतलब साफ़ कर देगा। किसके सहारे, विथ क्लीन ड्राई क्लॉथ, सूखे कपड़े के सहायता से उसको हम क्या करते हैं, साफ़ कर देते हैं। एंड मशीन बेक्ड इन अ ड्राई ओवन, फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, हो सकता है ड्राई ओवन में डाल दें। ड्राई ओवन में डाल देने से क्या होगा, वहाँ पर हम ओवन में क्या होता है भैया, टेम्परेचर दोगे तो खाना बनाते हो तो पक जाता है ना, ठीक। वहाँ पे भी बहुत बड़ा ओवन रहता है उस ओवन में अगर सामान रख देते हो तो उसमें जो मॉइस्चर वगैरह रहेगा ना, मॉइस्चर मतलब वेपोराइज हो जाता है, कह लीजिए इवोपरेट होता है और ऊपर में आ जाता है, मशीन नीचे रह जाता है। 24 घंटा 48 घंटा तक उसमें छोड़ दिया जाता है, ठीक है। जब उसको उसमें छोड़ दोगे तो मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, मशीन को आप निकाल लो, फिर से रिकंडीशन में हो गया इंसुलेशन। समझ में आई बात। या अब कह लीजिए जो वाटर रह गया है, जिससे जो आपने वाटर के सहारे धोया है, मतलब साफ़ किया है ना, तो वाटर उसमें रह गया, तो सूखा कपड़ा ले लो, सूखा कपड़ा से साफ़ कर दो, जैसे घर में कर लेते हो। बर्तन धोए, बर्तन धोने के बाद कुछ पानी रहता है तो उसको क्या करते हो, सूखा कपड़ा से उसको साफ़ कर लेते हो। समझ में आई बात। तो इस तरह से कुछ इंसुलेशन ऐसे होते हैं जिसको कि रिकंडीशन किया जाता है, मतलब पुनः वापस उसको अच्छे कंडीशन में लाया जा सकता है, वैसे जगह पे जहाँ पे कि धूल वगैरह सिर्फ जमा हो गया है तब। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार से हम मॉइस्चर अगर किसी इंसुलेशन में है या ऑयल वगैरह होगा तो उसको तो फिल्टरेशन कर लेते हैं, या किसी भी बाइंडिंग वगैरह में मॉइस्चर अगर है तो हम उसको किस प्रकार से रिमूव कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। बट ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।